हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हम फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम क्लियर कर चुके थे। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करके ये भी बताया था कि नील टेम्परेचर या फिर क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ की भांति लघु लोह चुंबकीय पदार्थों में भी अणुओं आयनों के चुंबकीय आघूर्ण का संरेखण विपरीत दिशा में ही होता है। हमने देखा था कि जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस थे उसमें से कुछ एक जो आधे इलेक्ट्रॉन होते थे वो तो प्लस हाफ के होते थे, लेकिन जो आधे इलेक्ट्रॉन होते थे वो माइनस हाफ के होते थे। ठीक है, तो इनका होता तो विपरीत दिशा में है, लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका जो हाफ पोर्शन है प्लस हाफ का पूरा है, लेकिन माइनस हाफ वाला जो आधा पोर्शन है वो तो माइनस हाफ में है लेकिन नीचे वाला नहीं है। तो यहाँ पर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यहाँ पर कि परंतु जहाँ एक और प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ में विपरीत आघूर्ण की पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप चुंबकीय आघूर्ण पूर्णतः निरस्त होकर क्या कर देते थे, उसको शून्य कर देते थे कि एक प्लस हाफ है दूसरा माइनस हाफ, एक प्लस हाफ का है दूसरा माइनस हाफ का, तो वो क्या हो गए, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो म्यू क्या आ गया था, 0 के बराबर आ गया था। लेकिन यहाँ पर लघु लोह चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण की पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप चुंबकीय आघूर्ण का अपूर्ण निरस्तीकरण होता है। मतलब इसको पूर्ण रूप से माइनस हाफ का आधा ही पोर्शन कैंसिल आउट हो पाएगा, लेकिन माइनस हाफ का जो आधा पोर्शन बच गया वो कैंसिल आउट नहीं होगा। और अगर वो कैंसिल आउट नहीं होगा तो इनके लिए म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ कैलकुलेट होकर आएगी। ठीक है, चक्रण के अपूर्ण निरस्तीकरण के कारण लोह चुंबकीय पदार्थ को लघु लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए इसीलिए इसकी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए Fe3O4 की जो संरचना होती है वो एंटी स्पिनिल होती है, जिसमें प्रति 4 ऑक्सीजन 2 Fe+3 तथा 2 Fe+2 आयन होते हैं। कि इसमें जो Fe3O4 में कुछ एक जो आयरन एटम होते हैं वो तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, या फिर कुछ एक जो आयरन एटम होते हैं वो Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, आधे Fe+3 आयन चतुष्फलकीय और आधे Fe+3 आयन अष्टफलकीय छिद्रों में पाए जाते हैं। इनकी जगह भी अलग अलग होती है कि जो आधे Fe+3 मिलेंगे ना वो तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर मिलेंगी जब हमारा पूरा क्रिस्टल बनता है, तो आधे जो Fe+3 हैं वो तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में मिलेंगे और आधे Fe+3 हैं वो कहाँ पर मिलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर मिलेंगे। ठीक है, अष्टफलकीय छिद्रों में मिलेंगे। ऑक्सीजन आयनों के माध्यम से होने वाली पारस्परिक क्रिया के कारण इनके चक्रण विपरीत होने के कारण पूर्णतः निरस्त हो जाते हैं और Fe+3 आयनों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो शून्य हो जाती है। कि इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो 0 होती है, लेकिन इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना वो 0 नहीं होता। परंतु Fe+2 आयनों का एक दिशा में संरेखण होता है जिसमें लोह चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। कि इनका एक डायरेक्शन में संरेखण हो जाता है, जिसकी वजह से इनके जो सब्सटेंस होंगे, क्योंकि लोह चुंबकीय पदार्थ में जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में उनमें क्या होता था, एक अलाइनमेंट था किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये भी क्या कहता है कि Fe+2 की वजह से ये लोह चुंबकीय गुण इनके अंदर उत्पन्न होता है। Fe3O4 की अधिक चुंबकीय प्रकृति के सुसंगत चुंबकीय आघूर्ण से एक उच्च चक्रण Fe+2 आयन की उपस्थिति के संकेत मिलते हैं। कि जो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं उनमें क्या होता है कि कुछ एक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो प्लस हाफ के होते हैं और कुछ एक कैसे होते हैं, माइनस हाफ के। होता तो इनका जो अलाइनमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, लेकिन इतना अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता कि वो बिल्कुल एक दूसरे को क्या कर दे, कैंसिल आउट। वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाते, तो इनके लिए म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। इनके लिए म्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू कैलकुलेट होकर यहाँ पर आती है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है Fe3O4 में कुछ जो Fe आयरन एटम होते हैं वो तो Fe+3 के होते हैं और कुछ जो आयरन एटम होते हैं वो Fe+2 के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो Fe+3 है वो आधे तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर पाए जाते हैं और आधे जो Fe+3 हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में पाए जाते हैं। किसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, Fe3O4 की में। इसकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, एंटी स्पिनिल होती है। ठीक है,
अब इसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन आयनों के मध्य पाए जाने वाला, अब इसके अंदर कुछ एक जो Fe+2 है, Fe+3 ने तो क्या कवर कर लिया, अपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर कर लिए, लेकिन जो Fe+2 होता है उन आयंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की जो अलाइनमेंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है और किसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर कुछ एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, कुछ एक फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ प्रोड्यूस्ड हो जाती हैं और जिसकी वजह से इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो किसके बराबर आ जाती है, 0 के बराबर आ जाती है। लेकिन इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना वो 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति की। क्वांटम यांत्रिकी की खोज से पूर्व ही चुंबकत्व का सिद्धांत विकसित हो चुका था। इस अध्याय में हम इस सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे और कुछ प्रायोगिक राशियों को जिनकी हमें समय समय पर आवश्यकता पड़ेगी परिभाषित भी करेंगे। ठीक है, जब हमने कोई भी पदार्थ लिया, कोई भी हमने सब्सटेंस लिया और उसको कहाँ पर रख दिया, हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र H में रख दिया, तो पदार्थ के अंदर का क्षेत्र B सामान्यतः H से भिन्न होता है। कि हमने एक पदार्थ को रखा, ठीक है, एक सब्सटेंस लिया, हमने कहाँ पर रखा है, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड में, और उसके ऊपर क्या अप्लाई कर दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H अप्लाई कर दिया। तो जो B की वैल्यू होती है, B कैसा है, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, और H कैसा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो B और H दोनों आपस में बराबर नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं और उनके बीच एक रिलेशन पाया जाता है। क्या होता है, B = H + 4πI। ठीक है, यहाँ 4πI में क्या है, I है वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें 4π कारक इकाई ध्रुव की परिभाषा के अनुसार आता है कि जो 4π है वो तो कांस्टेंट है और I क्या है, यहाँ पर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और I यहाँ पर चुंबक की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं। तथा प्रति इकाई में देखो कि सबसे पहले हमने एक रिलेशन निकाला मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का कि B = H + 4πI। ठीक है, हमने एक कोई भी सब्सटेंस लिया और उस सब्सटेंस को हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, ये हमारा सब्सटेंस है, ये अब इसके अंदर है, तो ये कौन सा फील्ड लग रहा है यहाँ पर, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को हमने किससे डिनोट किया है, B से। अगर हम इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मतलब H अप्लाई करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, मतलब इनकी जो वैल्यू आती है ना वो समान नहीं आती। तो इनके बीच एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, B = H + 4πI। यहाँ पर B क्या है, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, आंतरिक चुंबकीय बल, ठीक है, और क्षेत्र, और ये क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चुंबकीय तीव्रता। ठीक है, अब इसके अंदर जब मैं देखूँ कि उपरोक्त समीकरण को हम अगर H से भाग दे देते हैं, ठीक है, H से जब अगर हम भाग देंगे तो B / H = ये H देखो, B/H = H/H प्लस में 4πI/H। तो ये तो क्या हो गया 1, और ये क्या आ गया हमारे पास 1 + 4πI/H, और इस I/H को क्या लिख दिया इसने, K, कप्पा। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर B/H + 1 + 4πI/H। तो यहाँ पर B/H क्या हो गया हमारा, I = 1 + 4πI/H को यहाँ पर क्या लिख दिया, कप्पा। ठीक है, के कप्पा यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, आयतन चुंबकीय प्रवृत्ति है, जो प्रति इकाई आयतन प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण तथा प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात है। ठीक है, कि ये क्या है, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र I और H का अनुपात है ये। ठीक है, आप ये समझो कि जो कप्पा होती है वो वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है और किस किस का रेशियो है, I का और H का। एक अन्य अधिक महत्वपूर्ण राशि प्रवृत्ति प्रति ग्राम काई, जिसे विशिष्ट प्रवृत्ति, जिसे स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है, निम्न प्रकार ज्ञात की जा सकती है कि काई = कप्पा/ρ। यहाँ ρ क्या है, डेंसिटी है, और काई क्या है, स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी है। तो इसको अगर मैं मानूं कि काई ए और काई एम, काई ए क्या है यहाँ पर एटॉमिक है और काई एम क्या है यहाँ पर मॉलिक्यूलर है। ठीक है,
ठीक है। तो एक ये हमने एटम्स के लिए निकाली है और काई एम हम किसके लिए निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स के लिए निकालेंगे। तो इनको काई को क्रमशः परमाणु भार और अणु भार से गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है कि काई क्या है, कप्पा बाई रो। तो काई एम क्या हो गया हमारा, कप्पा बाई रो, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगी। यहाँ पर देखो कि एम बाई रो, यहाँ पर जो डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, एम बाई वी के इक्वल होती है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ मॉलिक्यूलर वेट, तो हमारा ये लिखा ही हुआ है, तो एम बाई रो ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एम बाई डी। ये आ गया इधर, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एम बाई डी। तो इसके एम बाई रो की जगह यहाँ पर क्या पुट कर दिया, वी, और यहाँ कप्पा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ऊपर से आई बाई एच पुट कर दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर दी कि काई एम इज इक्वल टू के बाई कप्पा बाई रो डॉट एम से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, और एम बाई रो क्या आ गया हमारा, वॉल्यूम, इस फॉर्मूले से कि डी इज इक्वल टू एम बाई वी के बराबर होता है। तो वॉल्यूम हमने किसके बराबर रख दिया, एम बाई डी। तो एम बाई रो की जगह क्या पुट कर दिया, वी, और कप्पा की जगह क्या पुट कर दिया, आई बाई एच। यहाँ एम क्या है, अणुभार, और वी क्या है, आणविक आयतन। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि काई एम इज इक्वल टू प्रति मोल चुंबकीय आघूर्ण और डिवाइडेड बाई एच। जो आई और वी का जो मल्टीप्लिकेशन हो गया ना, इसको बोल दिया प्रति मोल चुंबकीय आघूर्ण पर मोल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, पर मोल मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाई एच। और काई क्या हो गया, प्रति अणु औसत चुंबकीय आघूर्ण इंटू एन डिवाइडेड बाई एच की जब हमने प्रति मोल से किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रति अणु में, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। और एवोगैड्रो नंबर से जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या करोगे, प्रति अणु हो गया, तो प्रति अणु औसत चुंबकीय आघूर्ण मल्टीपल बाई एन डिवाइडेड बाई एच। तो काई एम इज इक्वल टू ये प्रति अणु औसत चुंबकीय आघूर्ण एम बार एन डिवाइडेड बाई एच। ये फॉर्मूला हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया, ठीक है। एम बार यहाँ पर क्या है, प्रति अणु औसत चुंबकीय आघूर्ण। अब उसके बाद क्या कहता है कि यहाँ पर अगर एन हमारे पास क्या है, एवोगैड्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या। यदि हमारे पास एक समान अणु हो जिनमें से प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण म्यू हो और प्रत्येक अपने आप को चुंबकीय क्षेत्र में किसी दिशा में अभिविन्यस्त करने को स्वतंत्र हो, तो इनके मध्य संरेखण अवश्य होगा, परंतु उसका इसमीय गति द्वारा विरोध होगा। अतः तापक्रम बढ़ने से चुंबकीय आघूर्ण का मान कम होगा, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो म्यू है उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो हम ये यहाँ से ये कह सकते हैं कि म्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, कि म्यू है वो टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो म्यू की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। यद्यपि यहाँ पर म्यू का मान स्थिर रहेगा, तो एक इक्वेशन दी लांगविन ने कि एम बार इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 3 KT डॉट एच, ठीक है। तो म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पर अगर म्यू स्क्वायर इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 3 KT डॉट एच, यहाँ हमने इसके ऊपर मान लिया कि बी और एच, मतलब यहाँ पर जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड लगा है वो भी और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा है वो भी दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अतः यह सिद्धांत गैसीय अणुओं के लिए ही उचित प्रतीत होता है और अंतिम दो समीकरणों को मिलाने से हमें निम्न समीकरण प्राप्त होती है। किसको मिला दिया, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया। तो काई एम, इसका मतलब यहाँ पर एम बार था, एम बार की वैल्यू पुट कर दी, म्यू स्क्वायर इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 3 KT, ठीक है। और एच यहाँ पर था और एच ऊपर था, तो ये मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में है, तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो एन म्यू स्क्वायर इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 3 KT। और जब हम इसको RT में कन्वर्ट करते हैं तो एन एक और लग जाएगा, एक अवोगाड्रो नंबर और लगेगा, तो एन स्क्वायर म्यू स्क्वायर इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 3 RT। और इस पूरी को क्या लिख दिया, C बाई टी। अब यहाँ पर जो C है वो हमने क्या लिया है, कोई भी क्यूरी कॉन्स्टेंट लिया है, कोई भी क्यूरी नियतांक लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक समीकरण मिलकर आ गई कि काई एम इज़ इक्वल टू C बाई टी। तो काई एम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, और इसके लिए जो ग्राफ आता है वो एक सीधी लाइन आती है, ठीक है। इस ग्राफ को हम कल एक्सप्लेन करेंगे कि ग्राफ में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।